आर्मामेंट्स की सप्लाई नहीं करेंगे। ये नॉर्वे जैसा देश है। एक जंग ईरान के भीतर चल रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही, और एक जंग हिंदुस्तान की राजनीति के भीतर चल रही है। ईरान के युद्ध में मध्यस्थता कराने के लिए ट्रंप ने भारत को क्यों नहीं चुना? देश की संसद में आज शोर शराबा भी हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की दलाली पर जो कहा था, उस पर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे थे। उधर भारत सरकार कह रही है कि ऐसी सूरत में न तो भारत में कोई किल्लत है, न ही तेल महंगे हुए हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि जंग के कारण उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। खुद को विश्वगुरु बताने वाली सरकार खामोश बैठी हुई है। तो विपक्ष के इन्हीं सवालों पर और सरकार के दावों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। ना ईरान का हमला थम रहा, ना इजराइल और अमेरिका रुक रहे। लेकिन इस जंग को रुकवाने का नया सरपंच पाकिस्तान बना फिर रहा है। पाकिस्तान बल्लियों उछल रहा है कि अमेरिका ने उसे इतनी तवज्जो दी और ईरान की जंग वो रुकवा देगा। पाकिस्तान ने मीटिंग भी बुला ली। मिस्र से बद्र अब्दुलाती आए, सऊदी से प्रिंस फैसल आए, तुर्की से हकन फिदन आए, मीटिंग हुई। इधर भारत में सियासी सवाल विपक्ष ये कहते हुए उठाने लगा कि विश्वगुरु को यह मौका क्यों नहीं मिला। संसद में सवाल उठने लगे कि एशिया में इतनी बड़ी जंग में भारत निरपेक्ष क्यों, जबकि ट्रंप पाकिस्तान का कद बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शशि थरूर ने कहा कि विश्वगुरु बस नारा बनकर नहीं रह जाना चाहिए। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार विश्वगुरु होने का ढोंग करती है। संजय राउत ने कहा कि मध्यस्थता दलाली नहीं, हमारे पीएम डर क्यों रहे हैं। दरअसल ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने सवाल उठाए कि ट्रंप आखिर शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट करके तारीफ कर रहे हैं। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं। विदेश मंत्री के इस बयान का मतलब सामने आने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को मध्यस्थता का ऑफर तो कर दिया। ट्रंप ने बात बन जाने की उम्मीदें भी पाल ली। ट्रंप ही नहीं, चीन को भी लगने लगा कि पाकिस्तान ने अच्छी पहल की है, अब जंग रुकवा देगा। लेकिन भारत में सियासी सवाल थमते नहीं हैं। पाकिस्तान अगर मध्यस्थता कराएगा, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप बोलता है, तो हमें हमारी सरकार ने आत्महत्या करनी चाहिए। क्या ईरान जंग में पाकिस्तानी मध्यस्थता से भारत का रुतबा क्या कम हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान ने जब से दावे करना शुरू कर दिया कि इतना बड़ा युद्ध, एक तरीके से तीसरा महाविश्व युद्ध कहीं ना हो जाए, उसमें पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा और इस युद्ध से पूरे विश्व को बचाएगा, तो क्या उससे भारत का रुतबा कम हुआ है? दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तानी मध्यस्थता से ईरान जंग में शांति बहाल होने की उम्मीद है? कि भाई आज की स्थिति में कोई किसी की सुनने वाला है नहीं, बेवजह मध्यस्थता करने की कोई मतलब नहीं। आप डोनाल्ड ट्रंप को जानती, सभी पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को जानती है, वो किसी की सुनने वाले हैं नहीं। ओमान नहीं कर पाया, कहां कौन कर पाएगा? उससे अच्छा बेटर है कि हम सबसे दूर खड़े रहे और अपनी भूमिका निभाते रहे, ये कहने की कोशिश कर। साहिल जी, ईरान की ताकत को कम आंकने का काम इजराइल अमेरिका ने किया है। भरोसा करके भारत को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर हमने इजराइल और अमेरिका पर भरोसा ना किया होता, जिन्होंने ईरान की ताकत को कम करने आंकने की गलती कर दी है, उसका खामियाजा आज भारत को ना भुगतना होता। आज आप कह रहे पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता नहीं कर रहा। भाजपा के प्रवक्ता खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कह रहे पोस्टमैन की भूमिका कर रहा है पाकिस्तान, और आपके विदेश मंत्री कहते हैं वो तो दलाल है। अरे वो दलाल, आज सच्चाई ये है कि अमेरिका हो, वो इजराइल हो, वो पाकिस्तान में बैठकर शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब भारत को समझ नहीं आ रहा हड्डी उगले या गले में हड्डी निकले क्या है, क्योंकि या तो शांति के प्रयास जो भी हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसमें वो भूमिका निभाएं तो शांति के लिए आगे बढ़े, या उन प्रयासों को सैयद जफर इस्लाम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो भारत अपनी भूमिका निभा रहा है, भारत अपने हितों की रक्षा कर रहा है। भारत जो है पक्षदार है, बहुत क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ पक्षदार है पीस के, और पीस गवर्नमेंट की, जिससे प्रधानमंत्री जी की बारी अभी भी बात हो रही है। देखिए सलमान नहीं, अरे यार इनको बोलने की बीमारी है क्या? बोलने की बीमारी है क्या? नहीं, अरे अलका जी ठीक नहीं है, अलका जी ठीक नहीं है। आशुतोष जी जरा आपसे इस बात को समझना है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई मध्यस्थता करेंगे। ईरान की तरफ से लगातार सब सारे बयान आए हुए हैं। ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने भी बयान दिया हुआ है, काली बाफ। वो कह रहे हैं कि भाई कैसे भरोसा करें, जब बातचीत कर रहे थे ओमान में उसी बीच हमला कर दिया, अब दोबारा बातचीत के लिए बुला लेंगे, सैन्य घुसा देंगे ईरान के भीतर। तो हम तो इस बातचीत पे ज्यादा भरोसा रखने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये होने वाला है नहीं।
ऐसे में भारत सरकार जिस चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें नहीं पढ़ रही है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम सबसे बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि भारत को एक ठोस भूमिका लेनी चाहिए? क्या भूमिका लेनी चाहिए वो कोई नहीं बता पा रहा। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो बाकी लोग इसमें ना डिस्टर्ब करें बीच में, तो अच्छा ही रहेगा। बहुत अगर आप देखें तो भारत की पूरी विदेश नीति इस पूरे मामले में लंबे समय के बाद एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। दरअसल एक बड़ा ब्लंडर किया है जिसको अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए कि इजराइल में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी वहां थे, अगर इस बीच में युद्ध शुरू हो जाता तो क्या होता, फिर आप सोच सकते हैं इसको। पर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी वहां पे थे और अचानक युद्ध शुरू हो जाता है। ये कितनी सेंसिटिव बात है इस बात को लेके। तो भारत ने जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपने आप को पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के खाते में डाल लिया, यह चिंता का विषय है। और इसलिए भारत की भूमिका इस पूरे युद्ध के दौरान बहुत ही सीमित हो गई है। पाकिस्तान जो अमेरिका का पिट्ठू है, पाकिस्तान जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पाकिस्तान जिसका ईरान के साथ भी कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन जब ईरान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ने उसकी निंदा की। यानी एक तरीके से अमेरिका का पिट्ठू होने के बावजूद भी उसने अमेरिका की निंदा की। और वो पाकिस्तान आज तीनों देशों के अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत का स्टेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन पाकिस्तान को जो भारत फेल्ड स्टेट बताने की कोशिश करता रहा, रोग स्टेट बताने की कोशिश करता रहा, आतंकवादी देश बताने की कोशिश करता रहा, इसका मतलब यह है कि उसको भारत की बात को कोई, मोदी सरकार की बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आशुतोष जी, जो चीज विफल है उस पर चर्चा करने का क्या फायदा? आपने देखा कि ओमान जैसा देश ये मध्यस्थता नहीं कर पाया। जब चर्चा हो रही थी, ओमान के विदेश मंत्री आकर कह रहे थे कि भाई बड़ी सफल चर्चा चल रही है, उस बीच जाकर अमेरिका ने हमला शुरू कर दिया। क्या भरोसा डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? जिस पछड़े में जाकर नुकसान उठाना है उसमें जाने की क्या जरूरत? कहीं ना कहीं ये भी तो कोई सवाल उठा रहा है ना आज की स्थिति। साहिल, इस पूरे घटनाक्रम में ओमान का स्टेचर कम नहीं हुआ। उसमें ट्रंप को और अमेरिकी सरकार को नुकसान पहुंचा है कि आप निगोशिएट करते हैं, आप बातचीत करते हैं, उसके बाद आप वापस चले जाते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म, ओमान की क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं हुई है। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में अपने अपने डेलीगेशंस भेजे और यह बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, जो दूसरे देशों का, भारत के यहां जो आतंकवादी हमले कराता है, हमारी बात को दुनिया क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या इस पर मोदी सरकार कभी चर्चा करेगी, सोचेगी? क्यों 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 आसिम मुनीर को ट्रंप अपने आप बैठा के लंच डिनर ब्रेकफास्ट कराते हैं, शहबाज शरीफ को और भारत के प्रधानमंत्री को एक साथ एक तराजू में तोलते हैं? क्या यह भारत की विदेश नीति का? चलिए, संगीत रागी इसका जवाब आपको दे देंगे, लेकिन जरा जल्दी से एक बात को बता दीजिए। अगर कोई दूसरा देश मध्यस्थता करता है, क्योंकि वो पहले से ही इस्लामिक कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर है, उसके जरिए अगर वो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, उसमें भारत छोटा कैसे हो गया? भारत अपनी भूमिका पर अपनी तरीके से बातचीत कर रहा है। हाँ। बिल्कुल, मैंने कतई ये नहीं कहा कि भारत छोटा हो गया है। मैंने ये कहा कि पाकिस्तान का स्टेचर बढ़ता है और दुनिया भारत की बात को नहीं मानने के लिए तैयार है। क्यों? कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, ये मैंने कहा। कुल मिलाकर संगीत रागी जी वो उठा रहे हैं कि बेसिकली विपक्ष भी यही कह रहा है कि भाई आप विश्व गुरु का है कि अगर आप मध्यस्थता नहीं कर सकते। आशुतोष भी कहीं ना कहीं वही चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल, मुझे लगा था कि राजनीतिक विश्लेषक को अच्छी जानकारी है, वेस्ट एशिया के बारे में अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ईरान कहता है कि भारत मित्र देश है और आशुतोष कहते हैं कि हम जाकर के अमेरिका और इजराइल के पाले में जाकर के खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि ईरान से बेहतर तरीके है कि इन्हीं से सर्टिफिकेट ले लिया जाए। ईरान कहता है कि भारत हमारा मित्र है और हमारे उसके जहाज निकल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी दरअसल चाहती है और आशुतोष जैसे लोग चाहते हैं कि भारत कहीं पर जाकर के किसी के साथ खड़ा हो जाए, ईरान के साथ खड़ा हो जाए। बिल्कुल खड़ा होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि शशि थरूर, प्लीज धैर्य रखिए, आराम कीजिए, हम बात कर रहे हैं। शशि थरूर मुझे लगता है कि राहुल गांधी से बेहतर समझ में आते हैं। राहुल गांधी हार्वर्ड से पढ़ करके नहीं आए और शशि थरूर की समझ जो है वो आशुतोष से भी बेहतर है। कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवक्ता के तौर पर आशुतोष चले भी जाते हैं तो मैं तब भी मानता कि शशि थरूर को उनकी समझ बेहतर है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। शशि थरूर ने बहुत साफ कहा कि कोई ग्रैंड स्टैंडिंग की जरूरत नहीं है,
देखिए 3 है। एक हमारा सबसे बड़ा व्यापारी है, दूसरा इजराइल का बयान हमारा नहीं सुना सबसे बड़ा आपने। मित्र है। सुन लीजिए साहिल, इजराइल हमारा सबसे बड़ा मित्र है। ईरान मित्रवत रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय उसकी क्या स्थिति थी, 1965 में क्या थी, 1971 में क्या थी। हमको अपने खांचे में, उसके खांचे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात, रसिया मध्यस्थता नहीं कर रहा है तो क्या उसका कद छोटा हो गया? चाइना मध्यस्थता नहीं कर रहा है तो उसका कद छोटा हो गया? ब्राजील नहीं कर रहा है, फ्रांस नहीं कर रहा है, ब्रिटेन नहीं कर रहा है, जर्मनी नहीं कर रहा है, ये सारे लोगों का कद छोटा हो गया। और स्पेन क्यों कर रहा है? स्पेन इसलिए कर रहा है क्योंकि स्पेन के अंदर एक फ्रेजाइल कोएलिशन गवर्नमेंट है, जहां पर उसे रीजनल पार्टी पर डिपेंड कर रहा है। स्पेन के अंदर 25 लाख मुस्लिम आबादी है। स्पेन इस बात से डरता है 6% संगीत रागी जी आबादी से कि उसके अंदर धूम धड़ाके 25 लाख आबादी के वजह से अगर स्पेन ये भूमिका ले रहा है तो ऐसे में भारत के भीतर 17 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। राहुल गांधी को विदेश हर किसी सिर्फ मुस्लिम आबादी होने की वजह से अगर कोई राष्ट्र इस बारे में भूमिका लेने की कोशिश कर रहा है तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आशुतोष जवाब दीजिए। चलिए देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने संगीत के समय बीच में नहीं बोला। मैं इस बात पे बहुत फर्म हूं कि भारतीय जनता पार्टी में चूंकि पढ़े लिखे लोगों की कमी है, इसलिए उनको बार बार शशि थरूर की जरूरत पड़ती है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, शशि थरूर को लेके दिखा रहे थे। भाई पढ़े लिखे लोग होते, विदेश नीति को समझने वाले लोग होते तो जरूर उनका नाम लेते। अरे आप कांग्रेस के नेता का नाम क्यों लेते हैं? आप सरदार पटेल का नाम लेते हैं, आप कांग्रेस के नेता का नाम क्यों? अरे अपने नेता, अपनी पार्टी के नाम लीजिए ना, अपनी पार्टी के लोगों का नाम लीजिए। एक राष्ट्र से द्रोह इनको शांत करा दिए साहिल, राहुल गांधी को शांत का करिए। जिसका प्रतिनिधित्व तो ये अरे संगीत रागी जी सुन लीजिए ना। देखिए ऐसा है संगीत रागी जी, भाई जो भी हो जाए, आशुतोष ने आपकी बात बड़ी शांति से सुनी है। आप जरा प्लीज उनकी बात थोड़ी शांति से सुन लीजिएगा, आपको भी जवाब देने में आसानी हो जाए। मैं ये कहता हूं कि पढ़े लिखे लोग अगर होते तो शशि थरूर की जरूरत नहीं पड़ती। खैर छोड़ दीजिए इसको, मैं इस बारे में बात ही नहीं करता हूं। सवाल क्या है? असली सवाल इस बात को लेकर यह कि नॉर्वे जैसा देश जिसने कहा कि जब तक युद्ध होता रहेगा हमारी कंपनी अमेरिका को किसी तरीके का आर्मामेंट की सप्लाई नहीं करेंगी, यह नॉर्वे जैसा देश कर रहा है। ये भारत की जो स्टैंडिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थी वो एक मॉरल लीडर की थी, एक स्पिरिचुअल लीडर की थी, जो हमारी पहचान है। हम सच को सच कहने की हिम्मत करते तो गलत को गलत। इसीलिए जब कोरियन वार हुआ तो भारत ने निगोशिएट किया था, भारत ने मीडिएशन किया था और सक्सेसफुली निगोशिएट किया था, भारत को कांटेक्ट किया। आज इस युद्ध के दौरान हम कहां हैं? क्योंकि हमने अपने सारे अंडे इजराइल के बॉक्स में डाल दिए हैं। और बीजेपी का एक ऑब्सेशन है, मोसाद इजराइल ऑब्सेशन है। 90 लाख का देश 140 करोड़ की आबादी वाले देश को डिक्टेट करेगा और हम उसको सुनेंगे। उसका एब्स्टीन जो है, उसका एब्स्टीन से आप जवाब दीजिए। लेकिन जरा शशि थरूर को, मैं आज के शशि थरूर को कोट करता हूं। जो आप कोट कर रहे थे वो कुछ दिन पहले का ट्वीट था। आज का कोट मैं एक बार कर दूं, आप उसके साथ ही जवाब दे दीजिएगा। आज शशि थरूर कह रहे हैं कि विश्व गुरु बस नारा बनकर नहीं रह जाना चाहिए। आज रूस से आप कह रहे हैं हम तेल लेंगे, रूस ने कह दिया तेल नहीं देंगे। अब अपनी हमारी समस्याएं बढ़ने वाली है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का क्या विचार है ये हमें पता होना चाहिए। बेंगलुरु के विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, ऑटो की लंबी लाइन स्क्रीन पर देख रहे हैं सीएनजी के लिए। उसी ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि हम दलाल नहीं। अलका जी एक सेकंड प्लीज। उसी ऑल पार्टी मीटिंग के भीतर जयशंकर कह चुके कि हम तो दलाल नेशन नहीं है। ठीक है, हम दलाल नेशन नहीं है, मान लेता हूं मैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो सदन के भीतर ये सवाल उठेंगे ना कि हमारा गैस महंगा नहीं होगा क्या, पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा, ये युद्ध थमने को लेकर क्या बातचीत चल रही है। ये सारे सवाल तो कहीं ना कहीं उठेंगे ना। ये जनता भी तो सवाल उठाएगी, उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।